मशीन गन से गोलीबारी रुकी, तब तक लाशों का ढेर लग चुका था। सेना लौट गई, लोग गिर पड़े थे। अधिकतर मर चुके थे, जो जिंदा थे वो मरे होने का बहाना कर रहे थे इस उम्मीद में कि शायद जान बच जाए। लेकिन सेना कुछ देर बाद फिर लौटी। कौन मरा कौन जिंदा ये पहचानने में जहमत लगती, इसलिए तमाम गिरे शरीरों पर केरोसिन डाला गया और आग लगा दी गई। अभी जो आपने सुना था वो बयान हाल था एक ऐसे नरसंहार का जिसे एक देश के सेना ने अपने ही नागरिकों पर अंजाम दिया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज आपको सुनाएंगे कहानी बुरुंगा नरसंहार की। हत्या, युद्ध, मौतें, ये तीनों चीजें सदा से इंसानी इतिहास का हिस्सा रही हैं। लेकिन युद्धों के भी अपने नियम होते हैं। आप पीठ पर गोली नहीं मारते, शांति का झंडा लहराकर गोली नहीं चलाते। पश्चिम के विचारक एलन वॉट्स का कहना है, ऐसा सिर्फ तब होता है जब युद्ध पैसे या जमीन जैसे चीजों की लालच में लड़ा जाता है। हमला करने वाला ध्यान रखता है कि जिन चीजों के लालच में वो युद्ध कर रहा है उन्हें ही पूरी तरह नष्ट न कर दे, जबकि आदर्शों और विचारधाराओं के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयां सबसे विध्वंसक लड़ाइयां होती हैं। ये किस्सा एक ऐसे ही युद्ध का है जो हम सुनाने वाले हैं। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुई। पाकिस्तान की जमीन थी तो उससे बचाव करने का हक था। कोई और देश होता तो भी विद्रोहियों को रोकने की कोशिश करता ही, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने तमाम हदें पार कर दी। क्या कुछ हुआ, आइए शुरू से जानते हैं। ये बात है 26 मई 1971 की। 26 मार्च को शुरू हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट अपने अंतिम चरणों में था। जनरल टिक्का खान का आदेश था, हमें जमीन चाहिए, लोग नहीं। हुक्म की तामील करते हुए पाकिस्तानी फौज ने लाखों बंगालियों को मार डाला। वो सभी लोग जो पाकिस्तान की मुखालफत करते थे मार डाले गए। फौज की मदद करने में जनता का एक धड़ा भी शामिल था जिन्हें रजाकार कहा जाता था। इसके अलावा एक और धड़ा था जो जमाते इस्लामी नाम के कट्टर धार्मिक संगठन के सदस्यों से मिलकर बना था। इस धड़े का नाम यूं तो नागरिक शांति कमेटी रखा गया था, लेकिन काम ये बिल्कुल उल्टा करता था। 26 मई को, उस काली तारीख को, बुरुंगा गांव के लोगों को इसका एहसास हुआ जब पाकिस्तानी फौज पहली बार उनके गांव पहुंची। बुरुंगा सिलट डिवीजन का एक गांव है। यहाँ के बाशिंदे कई रोज से मारकाट की खबरें सुन रहे थे। जब खबर फैली कि फौज उनके गांव में छापा मार सकती है, पूरे गांव में खौफ पसर गया। गांव वाले गुट बनाकर इंजाद अली से मिलने गए। इंजाद गांव की एक यूनियन के अध्यक्ष थे। 25 के दोपहर इंजाद अली जाकर सैफुद्दीन मास्टर से मिले। सैफुद्दीन गांव में बनाई गई शांति कमेटी के इकाई के लीडर थे। दोनों ने मिलकर गांव में घोषणा करवाई, अगले रोज सब लोग गांव के हाई स्कूल में एकत्रित होंगे। बताया गया कि वहां हर गांव वाले को एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, सेना उससे कुछ पूछताछ नहीं करेगी, कुछ उसे करेगी नहीं। घोषणा सुनकर लोगों को कुछ तसल्ली हो गई और सब अपने अपने घर लौट गए। अगले रोज सुबह ठीक 8 बजे सब गांव वाले स्कूल पहुंच गए। 1000 की भीड़ में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। शांति कमेटी के लीडर्स ने लिस्ट बनानी शुरू की। सब कुछ शांति से चल रहा था, तभी 9 बजे धूल का गुबार उठना शुरू हुआ। पाकिस्तानी फौज की जीपें गांव में एंटर करने लगी। साथ में थे अब्दुल अहद चौधरी, रजाकार टुकड़ी का कमांडर, और अब्दुल खालिक। खालिक गांव का ही एक डॉक्टर था। आर्मी के आते ही माहौल संगीन हुआ। खालिक जीप से उतरकर सीधे सैफुद्दीन मास्टर के पास पहुंचा। सैफुद्दीन के हाथ में एक लिस्ट थी जिसमें गांव वालों के नाम लिखे थे। डॉक्टर खालिक ने लिस्ट ली और उसे क्रॉस चेक करने लगा। इसके बाद उसने आर्मी को इशारा किया। आर्मी पूरे गांव में फैल गई और घर घर जाकर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया जो स्कूल नहीं पहुंचे थे। इसके बाद गांव के तमाम लोगों को स्कूल के ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़ा किया गया। लिस्ट में देखकर हिंदू और मुसलमान की अलग लाइन बनाई गई। मुसलमानों को क्लासरूम में ले जाया गया, जबकि हिंदुओं को स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में। कमांडर अब्दुल अहद चौधरी ने सभी से जेवरात और पैसे एक जगह इकट्ठे करने को कहा। इसके बाद मुसलमानों को कलमा पढ़ने को कहा गया। आखिर में उनसे पाकिस्तान का नेशनल एंथम गवाया गया और उन्हें घर भेज दिया गया। ढाका के पत्रकार सईदुल हसन हुकोन ने इस घटना पर एक रिपोर्ट लिखी है। सईदुल लिखते हैं कि रजाकारों के लीडर ने 10-12 लोगों को बाजार भेजा रस्सी लाने के लिए। इस रस्सी से प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद लोगों को बांधा गया। प्रीति रंजन चौधरी स्कूल में टीचर होते थे। सईदुल से बात करते हुए वो कहते हैं, मुझे 8 बजे स्कूल पहुंचना था लेकिन मैं लेट हो गया। जब पहुंचा तो देखा कि ऑफिस में लोग बंधे हुए थे। फौज ने मुझे देखा तो मुझे भी ऑफिस ले गए। ऑफिस में खिड़की का कांच टूटा हुआ था।
मुझे पता था कि अगर जान बचानी है तो मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। सो मैंने टूटे हुए कान से हाथ डालकर उसे खोला और बाहर छलांग लगा दी। कुछ लोग भी मेरे पीछे कूदे। जो नहीं भाग पाए उन्हें एक बार फिर ग्राउंड में खड़ा किया गया और शुरू हुई गोलियों की बौछार। इस घटना में जिंदा बच निकले एक और व्यक्ति श्रीनिवास चक्रवर्ती सईदुल को बताते हैं, उन्होंने मजलूम लोगों पर मशीन गन से गोलियां चलाई। उनके हाथ बंधे हुए थे, हर तरफ खून ही खून था। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। एक गोली मेरे बाएं हाथ को लगी थी। मैं ज़मीन पे गिर गया और मरने का बहाना करने लगा। गोलियां चलाने के बाद वो वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद वो लौटे और गिरे हुए लोगों पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। श्रीनिवास आगे बताते हैं, उनके जाने के बाद कुछ लोग जो जख्मी मगर जिंदा थे उठकर खड़े हुए। ये देखकर पाकिस्तानी फौज एक बार फिर आई और एक बार फिर उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मुझे भी पीठ पर गोली लगी, लेकिन किस्मत से मेरी जान बच गई। आर्मी लौट गई। मुझे कुछ गांव वालों की आवाज़ आई। मैंने देखा कि जख्मी लोग पानी के लिए करा रहे थे। स्कूल की बाल्टी में पानी रखा रहता था। मेरे पिता जख्मी हालत में ही खड़े हुए और उन्होंने लोगों को पानी पिलाने की कोशिश की। मेरे पिता और भाई की जान नहीं बच पाई। इस नरसंहार के बाद भी रजाकारों और पाकिस्तानी फौज का तांडव शांत नहीं हुआ। पूरे गांव में घूमकर उन्होंने घरों को लूटा और फिर उनमें आग लगा दी। सिलट की जिला अदालत में काम करने वाले रामरंजन चौधरी भट्टाचार्य बीमार थे। एक फौजी ने उनसे अपने बिस्तर से उठकर भागने को कहा। जैसे ही रामरंजन मुड़े, उनकी पीठ पर गोली मार दी गई। इस नरसंहार को अंजाम देने के बाद अगले रोज सेना फिर आई, अब की बार सबूत मिटाने। इंजाद अली ने कुछ मजदूरों का इंतजाम किया और जली हुई लाशों को बुरुंगा हाई स्कूल के पीछे ही एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। यह घटना इतिहास में खोकर रह जाती, लेकिन कुछ लोग जो जिंदा भागने में सफल रहे, युद्ध के बाद उन्होंने पूरी कहानी बताई। उनके अनुसार इस नरसंहार में कुल 94 लोग मारे गए थे, जबकि सरकारी आंकड़ा 78 का है। बांग्लादेश के गठन के बाद साल 1984 में सरकार ने इस घटना स्थल को ईंट की दीवार से पाट दिया। बाद में इस जगह पर मारे गए लोगों की याद में एकल स्मारक का निर्माण हुआ। रजाकारों का क्या हुआ? साल 2010 में बांग्लादेश सरकार ने एक कमीशन बनाया। 2022 में इस कमीशन ने बंगालियों के नरसंहार के आरोप में 6 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। ये सब रजाकार संगठन से जुड़े हुए थे। रजाकार का मतलब यूं तो स्वयं सेवी होता है, लेकिन बांग्लादेश में इसके मायने क्या हैं, आपको जाते जाते एक और किस्सा बता देते हैं। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र में गजब का नज़ारा देखने को मिला। आमने सामने थे दो देश जो कल तक एक थे। ये उस दौर से पहले की बात थी जब देशों के लिए बाप बेटे जैसे विशेषण इस्तेमाल नहीं होते थे। फिर भी उस रोज दो देशों की लड़ाई असल में माँ बेटे की लड़ाई में बदल गई। बांग्लादेश यूएन से सदस्यता की मांग कर रहा था, वहीं पाकिस्तान इसके खिलाफ था। पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन को लीड कर रहे थे त्रिदेव रॉय, जो कुछ महीनों पहले तक चटगांव की एक कबीलाई जनजाति चकमा के राजा हुआ करते थे। युद्ध के दौरान उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दिया। नतीजतन युद्ध के बाद उन्हें भागकर वहां शरण लेनी पड़ी। इस वफादारी के इनाम में जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ डेलीगेशन का लीडर बनाकर यूएन भेजा। बांग्लादेश के नीति निर्माता मुजीबुर रहमान भी कम नहीं थे। उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से बिनीता रॉय को भेज दिया, जो चकमा राजमाता और त्रिदेव रॉय की मां थी। इस लड़ाई में जीत मां की हुई। बांग्लादेश को यूएन की सदस्यता मिली और त्रिदेव को लौटना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान में उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला, लेकिन त्रिदेव की इस गद्दारी को बांग्लादेश भूला नहीं। उन्हें बंगालियों के नरसंहार के दोषी के रूप में ही याद किया गया और एक नाम उनके साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया गया, बांग्लादेश में जिसे गाली माना जाता है अब, रजाकार। इसी के साथ आज का किस्सा यहीं पर समाप्त होता है, जिसे लिखा था कमल ने और कैमरे पे जिसे पंकज ने रिकॉर्ड किया था।